हेलो गाइस, कैसे हैं? वेलकम टू द वाइट बोर्ड। हम लोग इस वीडियो में एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में जानेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड्स के कितने प्रकार होते हैं और एग्रीकल्चरल लैंड किसे बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और हमारा वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे अभी करंट सिचुएशन में क्या अभी हम लोग के यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड का प्रतिशत है, कितनी भूमि बची हुई है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉज जानेंगे जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड्स के प्रतिशत में कमी आ रही है, वो सब के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड्स के किसे कहते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो इट इज़ डिफाइंड एज द लैंड ऑन विच वी कल्टीवेट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स, या सामान्य भाषा में इसे बोल सकते हैं कि वह भूमि जिस पे हम लोग खेती करते हैं, जिससे हमको फूड मिलता है, अनाज मिलता है, उस भूमि को हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड्स बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ से हम लोग को अनाज मिलता है खाने के लिए और जहाँ से हम लोग फूड्स का उत्पादन कर सकते हैं, अनाज का उत्पादन कर सकते हैं, जहाँ अच्छी उपज होती है उसको हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड्स बोलते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार कौन कौन होते हैं? पहला होता है एरेबल लैंड्स, दूसरा होता है लैंड अंडर परमानेंट क्रॉप्स, तीसरा होता है पास्चर्स या हाई फील्ड्स लैंड्स। एरेबल लैंड्स किसे बोलते हैं? एरेबल लैंड्स जनरली उसको बोलते हैं जो लैंड्स टेम्पोररी होते हैं, मतलब सामान्यतः 2-3 साल पीछे से उस पर खेती हो रही आ रही है और अनुमान ये है कि 1 से 2 वर्ष तक उस पर खेती हो सकती है, फिर वो भूमि नॉन फर्टाइल हो जाएगी, वो उपज के लायक भूमि नहीं रहेगी। तो उस भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? एरेबल लैंड्स बोलते हैं। टेम्पोररी बेस होता है इसमें, ऐसा नहीं रहता है कि लॉन्ग टाइम तक इस पे खेती कर सकते हैं, उससे उपज अच्छी नहीं आती है बाद में, उस भूमि को हम लोग एरेबल लैंड्स बोलते हैं। दूसरा परमानेंट लैंड्स, वह भूमि जिस पे हम लोग काफ़ी समय से खेती करते आ रहे हैं और ऐसी संभावना है कि हम फ्यूचर में और ज़्यादा समय तक खेती करेंगे उस पे, तो उस भूमि को हम लोग परमानेंट लैंड्स बोलते हैं। पॉस्चर्स लैंड किसे बोलते हैं? तो पॉस्चर्स लैंड बोलते हैं उसको, जैसे जनरली आप लोग देखे होंगे आप लोगों ने कि पहाड़ वार में जहाँ हिल्स हुल्स होती हैं वहाँ पे जो भूमि होती है वो स्लोप टाइप की होती है, उसमें ढलान होता है, तो वो भूमि पे खेती उती करना पॉसिबल नहीं होता है और वो उपज वाली भी नहीं रहती हैं कि उस पे खेती करके हम लोग अच्छी उपज या अच्छा फूड प्रोडक्शन हम लोग दे पाए, तो इसलिए उस भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉस्चर्स या हेफील्ड्स भूमि बोलते हैं। वो जनरली घास ओस के लिए होती हैं, जो ग्रेजिंग के लिए होते हैं, जो हमारे गोट और बकरियां उकरियां उनको चरने के लिए ग्रेजिंग के लिए से यूज किया जाता है, तो वो भूमि उपज के लिए नहीं यूज होती है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से अभी इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है एग्रीकल्चरल लैंड्स का और पहले क्या था, वो दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, कितना प्रतिशत गिरावट हुई है उसके डाटा के हिसाब से। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट है जो हर साल एक इंडेक्स जारी करता है, एक डाटा रिलीज करता है एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हम अभी यहाँ पे जनरली इंडिया के बारे में बात करेंगे। उसके हिसाब से 1989 से 1990 तक 61.05% प्रतिशत अभी एग्रीकल्चरल लैंड्स इंडिया में था जिस पे हम लोग खेती कर सकते थे। बट ये धीरे 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 धीरे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से धीरे 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 इसका ग्राफ डाउन होते गया जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आके 2021 में 60.045% बच गया। मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें 1990 से 2021 तक, तो 1% के भूमि में गिरावट आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतना इतना गिरावट मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट आई है इसके प्रतिशत में। तो अगर हम लोग इसको जनरली प्रति वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो ये जनरली 30,000 हेक्टेयर पर ईयर हमारी कमी हो रही है। इसके बारे में भी देखेंगे कि क्यों कमी हो रही है और क्या मेन रीजन है जिसके कारण इतना ज़्यादा कमी हो रहा है पर साल, और इसमें सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे करेंगे, वो भी क्योंकि ज़रूरी है देखने के लिए। तो एक आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वो उन्होंने ये डाटा को इस डाटा पे रिसर्च किया, फिर उन्होंने सरकार और वो दोनों मिलके एक बहुत सारे सेम, एक क्या बहुत सारे सेम उन लोग लगाए, इनिशिएटिव लिया ताकि फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, फूड प्रोडक्शन में कमी ना आए। अभी एग्रीकल्चरल लैंड्स का जो प्रतिशत में कमी हो रही है उसको रोकने के लिए नहीं हो रहा है, अभी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हो रहा है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए जो
चीज जो फसल 100 हेक्टेयर्स में उत्पन्न हो रही थी, अभी उसी फसल को उसी प्रोडक्शन उतना ही प्रोडक्शन अभी 80 हेक्टेयर में कैसे उत्पन्न होगा, उसके लिए ये सारी रिसर्च एजेंसियां और हमारी सरकार ने काम किए। तो उसके लिए बहुत सारे सेम निकाले, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे कार्यक्रम किए। जैसे कुछ सेम की बात करें तो जैसे एक नेशनल सिक्योरिटी मिशन हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया, नीम कोटेड यूरिया स्प्रेडिंग हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नो डाउट ये सबसे बहुत फायदा हुआ है, हम लोग को, किसान को भी बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन रेट बढ़ा है। फूड प्रोडक्शन रेट बढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। जो जो चीज़ एक एकड़ में होती थी उसको हम लोग 0.5 एकड़ में करना आ गया है, चाहे किसी भी केमिकल यूज करके। बट ये हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज हो सकते थे हम लोग को फूड प्रोडक्शंस के इंक्रीज करने में, बढ़ाने में। हालांकि फूड प्रोडक्शंस में ये सब जितने भी सेम है, इनके कारण बहुत सारी बढ़ोतरी भी आई थी। अभी चलते हैं कि मेन रीजन हमारा कि क्यों हमारा ये घट रहा था, हमारा परसेंटेज प्रतिशत घट रहा था इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अभी पढ़े वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के हिसाब से कि हमारे पास जो अभी कुल प्रतिशत 60.05% एग्रीकल्चरल लैंड्स अवेलेबल है। अभी देखिए एग्रीकल्चरल लैंड वो भी बहुत कुछ पे डिपेंड करता है, हमारा फूड प्रोडक्शन भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी किसी भी भूमि पे किसी भी लैंड पे हम लोग खेती कर सकते हैं, फसल का उपज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी डिपेंड होता है सॉइल टाइप किस प्रकार का है, इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है। अभी राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ पे सॉइल का टाइप सेंड है, और उसके बाद वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज, वाटर वाटर का सप्लाई बहुत कम है, क्लाइमेट कंडीशन बहुत हॉट होता है दिन में, तो वहाँ पे हर फसल उगाना संभव नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हमको भी एग्रीकल्चरल लैंड्स और हमारा फसल जो है वो भी बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड होता है। बट अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो एग्रीकल्चरल है, फूड प्रोडक्शन है, जैसे हम लोग कहते हैं कि रेलवे एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है इंडिया के लिए, तो उसी प्रकार एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स कृषि भी है इंडिया के लिए, फूड प्रोडक्शंस भी है, जिसको हमको मेंटेन करके रखना जरूरी है। अभी आज के डेट में इसका कंट्रीब्यूशन है, जो जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 17 to 19% है। तो ये अभी कम हुआ है, क्योंकि पहले अगर कुछ साल पहले की बात हम करें तो वहाँ पे इसका जो कंट्रीब्यूशन था 40 to 41% था। तो वो चीज़ें कम आ रही हैं। ये कम क्यों हो रही हैं इसके बारे में भी हम जस्ट आगे देखेंगे। अभी अभी इंडिया दूसरे नंबर पे चल रहा है, फूड प्रोडक्शंस के में दूसरे नंबर पे भी आ रहा है पूरे वर्ल्ड में। और अगर मुख्य 3 राज्य बात किया जाए, सीट्स पे जो 3 राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा भी है, जो काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोडक्शंस के मैटर में, मामले में आगे है भारत में। अभी देखते हैं मेजर कॉज क्या है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीडीपी डाउन हो रहा है, उसका भी एक मेजर कॉज है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, आदमी लोग खाने के लिए ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब मुख्य रीजन है। अभी देखते हैं मेजर कॉज क्या है, जो हमारा परसेंटेज में डिक्रीजिंग हो रही है कृषि भूमि के प्रतिशत में, मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। सॉइल का ग्रेड जो है, जो हम जिस प्रकार की हमको भूमि चाहिए वो उस प्रकार की भूमि नहीं है, वो उतनी उपज वाली भूमि नहीं है, क्योंकि वो केमिकल युक्त हो गई है। उसमें केमिकल का हम लोग छिड़काव कर करके उसकी जो फर्टाइल्स है, हालांकि कुछ समय के लिए उसको बहुत ज़्यादा पीक कर देते हैं, बट एक समय के बाद उसकी जो फर्टाइल है, उपज की क्षमता है, वो कम हो जाती है। दूसरा क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। वाटर हर जगह अभी उतना पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है, जितना मात्रा में हमको चाहिए, हमको उपज करने के लिए। फिर बहुत सारे प्लांट्स, कंस्ट्रक्शंस है ऐसे, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, हाईवे है, फैक्ट्रीज है, ये सब भी दिन पर दिन इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं ज़मीन को ऑक्यूपेशन करके ही बन रहे हैं, तो इससे भी हम लोग के प्रतिशत में कमी आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ है पॉपुलेशन। सॉरी, यहाँ पे पॉपुलेशन होगा, बट यहाँ पे पॉपुलेशन होगा। तो पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर हम लोग बहुत साल पहले की बात करें और अभी की बात करें, तो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रतिशत में बढ़ोतरी है। तो ये भी एक मेन रीजन है, क्योंकि अगर किसी परिवार के सदस्य बढ़ रहे हैं तो वो लोग कहीं दूसरे जगह ज़मीन लेके, वो लोग ज़मीन को ऑक्युपाई करके नया घर बना दे रहे हैं, रेजिडेंस बना दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है, लैंड में कमी आ रही है, आएगी। शहर भी बढ़ रहा है,
प्लॉट्स बन रहे हैं, बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया बढ़ रहा है, सिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, तो ये सब मेन रीजन है हम लोग के प्रतिशत में कमी आने की। तो इस पे हम लोग को काम करना चाहिए, इस पे हमारी सरकार को काम करना चाहिए। हमको उतना ही रेजिडेंस बनाना चाहिए जितने की ज़रूरत है। ज़्यादा बनाने से हम लोग के में कमी एग्रीकल्चर लैंड में कमी आएगी, जो फ्यूचर में हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। आज इतना ही। हम लोग आगे अगले वीडियो में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू ऑल।